नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चौथे चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। पांचवें, छठे और अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चार चरण का भारत के अंदर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं। जब आप किसी पॉलिटिशियन की बात करते हैं, जब वो किसी भी पार्टी का होता है, तो वो अपनी ही बात दिखाने की कोशिश करता है, अपने व्यू बताने की कोशिश करता है। कोई भी पार्टी हो, हकीकत नहीं जान पाते। अगर हम इकट्ठे बुलाते हैं उनको, एक दो तीन पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इतनी बहस छिड़ जाती है कि आम लोग क्या समझ नहीं पाते कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। अक्सर आप डिबेट में ये हंगामा देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब, जो कि पॉलिटिशियन नहीं है, आर्मी से है। और आर्मी के जवान जो है, ऑफिसर जो हैं, बड़ी बारीकी से चुनावों को देखते हैं, बोलते बहुत कम है, उस पर नजर रखते हैं। उनको पता है कि कल इनमें से ही हमारा एक डिफेंस मिनिस्टर होगा जो हमें ऑर्डर करेगा। उनके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। क्या सोचते हैं वो, यही एक बात जानने के लिए हमने ब्रिगेडियर साहब को यहाँ आमंत्रित किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, थैंक यू वेरी मच। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रिगेडियर साहब, चार चरणों के चुनाव हो चुके हैं, क्या सोचते हैं आप पॉलिटिशियन के व्यू पॉइंट से अलग? आप देखिए, जैसा कि आपने बोला कि मैं एक रिटायर्ड आर्म फोर्सेस का मेंबर हूं और शायद मेरी सर्विस ऑलमोस्ट 38 ईयर्स सर्विस प्लस 3 साल और एक एनडीए की और एक आई में 42 ईयर्स मैंने जो एक आइसोलेटेड रहे, क्योंकि हमारे आर्मी में एक ट्रेडिशन है, आई वुड से इट इज कमिंग डाउन द ईयर्स, कि आर्मी वालों को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी करेक्ट ऑल्सो। और ये जो ट्रेडिशन चली आ रही है, ये अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो थी वो देवर, उनका जो कहते हैं उसको सुप्रीम कमांडर थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड या उनका किंग ऑफ इंग्लैंड। तो वहीं पे उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट इज द आर्म फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर। परंतु वहां क्या था कि वो किंग क्वीन जो थे वो ज्यादा पावरफुल थे और सिविलियन गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। तो आर्मी के जो डिसीजंस थे, आर्मी वालों को परफोर्स बोला जाता कि आप पॉलिटिक्स में मत आइए, एंड राइटली सो। बट हमारे यहाँ भी मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं तो एक आम आदमी हूँ। आज मैं बैठा देखता हूँ, डिबेट्स भी देखता हूँ। आपने भी मेंशन किया कि पॉलिटिशियंस की डिबेट होती हैं, आप बिना किसी चैनल का या किसी इंडिविजुअल का नाम लिए आप देखते हैं उनकी डिबेट में हमेशा ही लड़ाई हो जाती है। तो एक ही चैनल सिंगल आउट हो गई थी आज से कोई जैसे 10 ईयर्स बैक। पर आज मैं कहता हूं कि एवरी चैनल जहां डिबेट होती है वहीं लड़ाई हो जाती है। पीपल हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग वन ओवर द अदर। तो एज एन आर्मी गाय, वेल आई वुड से वी आर लर्नेड सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड, वेल रेड, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का एक सिस्टम है जो शायद बाकी के सारे सिटीजन उस बराबर नहीं है। कुछ हमारे से ऊपर भी होंगे एंड दे डू अंडरस्टैंड। तो मैं वहां सोचता हूं कि इस समय ये जो बात चल रही है, ये पॉलिटिशियंस कन्वे क्या करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, तो पहली बात तो मेरे दिमाग में ये आई कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, ऑपोजिशन ने उसको अपोज करना ही है। बिल्कुल, नंबर एक, ये तो सही बात है। तो मेरा ये विचार ये था कि अगर आपने उसको अपोज करना है तो करिए, डेमोक्रेसी है, हक है, देयर इज नो इश्यू अबाउट इट। परंतु उसको अपोज करिए कंस्ट्रक्टिवली। अब जैसे आपके 3 एग्जांपल देता हूं, 3 कानून आए थे एग्रीकल्चर के बारे में। अब मेरा जो व्यू पॉइंट था वो किसी और बाद में डिस्कस कर सकते हैं, परंतु उनको हटवा दिया गया। अब वो बात अलग है कि उनकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस की थी, CIA की थी, ISI की थी, या सऊदी अरेबिया की थी, चाइना की थी, न्यूज क्लिक की थी। मैं कई फोर्सेज इनमिकल टू कंट्री जो है जो एजेंडा चलाती हैं, शाहीन बाग हुआ। तो जो बहुत विरोध करना है बिल्कुल हक है, कोई शक नहीं है। परंतु जब आप विरोध करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग स्क्रैप इट, दे शुड हैव सेड कि ये क्लॉज हमें पसंद नहीं, इसको निकाल दो और ये डाल दो। कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन होनी चाहिए थी, जो नहीं होती यहां पे। फिर दूसरी बात जो मुझे थोड़ी बुरी लगी रहा था, आई वुड से,
मैं कहता हूं कि आप पिछले कई सालों का इतिहास देख लो, गवर्नमेंट्स को देख लो, स्टेट्स में या सेंटर में कहीं पे भी हो, इवन आपकी लोकल बॉडीज ऑल्सो। गवर्नमेंट में आज आप बैठे हैं तो आप एक बोली बोलते हैं, विपक्ष में है तो आप एक बोली बोलते हैं। कल को आप विपक्ष में जाते हैं, दूसरे गवर्नमेंट में जाते हैं, लैंग्वेज वही रहती है, आपका मुंह बदल जाता है, अब आप वो वाली लैंग्वेज बोल रहे हो। तो फिर इसका मतलब कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूं। दीन ईमान धर्म कहां है? कल तक आप एक चीज को सपोर्ट करते थे, आज अभी आप उसी के अगेंस्ट हो गए क्योंकि आप ऑपोजिशन में हो। तो देश की जो कंटिन्यूटी है वो कहां गई? देश की प्रगति कैसे होगी? तो ये जो चीज है ये मेरे ख्याल में डेंजरस है, ये पॉलिटिशियंस के बारे में जो बात की। दूसरी बात आती है आपकी इलेक्टोरेट की। अब मैं मानता हूं कि हम सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, या जिस लेवल पे होना चाहिए नहीं है, या जिस लेवल पे हम 47 थे उसके आज हम बहुत आगे आ गए, परंतु अभी भी हम बड़े इमोशनल हैं। एक लीडर है जिसको मैं पसंद करता हूं, शायद मुझे उसकी शक्ल पसंद है या उसकी 4 बातें मुझे पसंद आ गई और मैं सोचने लगा कि ये मेरा लीडर है, मैं उससे इमोशनली अटैच हो जाता हूं। अब कल को वो गलती कर रहा है तो भी मैं उसकी गलती को सपोर्ट करता हूं, और सपोर्ट करने के लिए लॉजिक्स की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर मुझे आप पूछें तो लॉजिक इज द मोस्ट इलॉजिकल थिंग, कि आप किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। और यहां पे वो लोग कैसे करते हैं, हर चीज को झूठ नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूं कोई पॉलिटिशियन झूठ नहीं बोलता, फायदे करते हैं, परंतु वो सिलेक्टिव पिकिंग करते हैं। पूरा का पूरा आईना नहीं दिखाते दोनों वोटर्स को, सिलेक्टिव, इसकी दुखती रग ये है तो मैं वही रग छेड़ूंगा। अगर मान लो किसी एक प्रोजेक्ट में 10 पॉइंट्स हैं, 9 बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं, एक ही खराब है, तो मैं उस एक को ही टच करूंगा अपने वोटर को रिझाने के लिए, और ये वोटर जो है वो रिझ जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां तक आर्मी का सवाल है, कभी एक भी वक्त था जब इन्हें वोटिंग राइट नहीं होता। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि वोटिंग राइट आज भी जो है, उनका जो बैलेट पेपर है, पोस्टल बैलेट पेपर आते हैं, जो पीछे बहुत से चुनाव हुए हमने देखा, जो भी सरकार होती है मेजॉरिटी 80% जो वोट होते हैं उसी को जाते हैं, उन्हीं के कैंडिडेट दे जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी देखने को आई है कि अगर कोई फौजी, वर्ड फौजी इस बात कर रहा हूं, पॉलिटिक्स में आता है, किसी रैंक में पहुंचता है, मंत्री बनता है, काम करता है, उस काम को सराहाया जाता है, हालांकि उसका काम नहीं होता। क्योंकि जब भी आए हैं, कोई भी बहुत से नाम है आप जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और जब कोई ऐसा एमपी डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है जिसे डिफेंस का डी भी नहीं पता होता, उसको भी आपको obey करना पड़ता है। आपका बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, और इसको आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा पुराने वाले को पूरा करना चाहूंगा। तो मैंने आपको वहां बोला कि वो एक इमोशनल हो जाता है, तो वायदे करते चले जाते हैं, वो इमोशनली अटैच हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि वो आदमी कल को, वो पॉलिटिशियन कल को रॉन्ग प्रूव होता है, मगर ये जो इलेक्टोरेट है इसकी मेमोरी बड़ी छोटी है, ये भूल जाते हैं उस चीज को, उसको माफ कर देते हैं। इसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ पाता। अभी आई आर्मी की बात, ये वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले मैं मेंटेन करता हूं कि जो आर्मी के पर्सनल्स हैं दे शुड बी नॉन पॉलिटिकल, नंबर 1। नंबर 2, आपने खुद ही बोला वोटिंग राइट्स शायद कभी नहीं थे, आज हैं। और अगर आज वोटिंग राइट्स हैं, क्योंकि मैं देखिए मेरे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होती है, परंतु मेरे ऊपर उसके अलावा अगर मैं आर्मी का हूं तो आर्मी एक्ट ऑफ 1950, एयरफोर्स एक्ट शायद 48 का है, 49 का है, नेवी एक्ट, ये 3 एक्स्ट्रा लगते हैं मेरे ऊपर। यानी कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं तो आप मेरे फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर रहे हो, जो आज कितना हंगामा होता है फंडामेंटल। हम में से कोई कोर्ट नहीं जाता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्यों कर्व करें, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दें। परंतु यहां पे 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करती हैं कि आर्मी के लोगों को बरगलाने की, जो गलत बात है। प्लस एक नॉर्मल नोशन है कि भाई एक कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर देता है तो सारे मानते हैं। माफ कीजिएगा, फौज में नहीं होता, सिविल में शायद हो सकता है, और सिविल में अगर गड़बड़ हो भी जाती है तो कोई ज्यादा पनिशमेंट नहीं होती। मेरे यहां अगर कमांडिंग ऑफिसर मुझे गलत ऑर्डर देता है, आई एम वेल विद इन माई राइट्स टू गो अगेंस्ट इट। उसका एक पूरा प्रोसीजर है कि आई गो एंड कॉल द नेक्स्ट गाय, प्रोसीजर्स के हिसाब से। तो ये कहना कि एक अगर आर्मी को वोटिंग कराई जाए तो कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा कि ए पार्टी को वोट दो तो सब चल पड़ेंगे, नो।
वोटिंग का कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं है, पोस्टल बैलेट है, सबके इंडिविजुअल है। नहीं, ये नहीं और लोग कहने का कई मतलब डिफरेंट जगह से आए हुए हैं। कमांडर के कहने पे नहीं, मोस्टली हमने देखा, क्योंकि हमने बहुत से इलेक्शंस देखे, बहुत से इलेक्शनों में काउंटिंग में हम मौजूद भी रहे। जब बैलेट पेपर आते हैं, पोस्टल बैलेट आता है, उसमें सब किसी भी, ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, कभी कांग्रेस की थी, जनता पार्टी की थी, मैक्सिमम जो वोट होते थे वो होते हुए शायद आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आप इस सिस्टम के साथ चलते हैं। पर मेरे यहाँ अगर हम आर्मी के मेस में बैठे हैं तो हम कोई पॉलिटिकल इशू डिस्कस नहीं करते हैं, या जवान है कोई डिस्कशन नहीं होती। परंतु देखो अभी समय बदल गया है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, सब देख रहे हैं, सब इंटरनेट पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो नेचुरली डिस्कशन तो आएगी। और कुछ हमारे जो पुराने आइडियोलॉजी वाले हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, भाई हम फौजी हैं, वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस दिस। कुछ मेरे जैसे रेवोल्यूशनिस्ट हैं, कहते हैं व्हाई नॉट, अगर मैं इस कंट्री का हिस्सा हूं और कल को रिटायर होकर मैंने वहीं जाना है तो मुझे उसका पूरा पता होना चाहिए। मैं उसको कन्विंसिंग ना करूं, आके किसी नारे ना लगाऊं, बट कम से कम आई शुड हैव फुल नॉलेज कि हो क्या रहा है, ताकि जिस दिन मैं रिटायर हूं आई शुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। दूसरा, फौजीज को पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? जनरल जे सिंह ने ज्वाइन किया, लोगों ने बहुत गलत सलत कहा, तो मेरे ख्याल में वो गलत है। जब जब फौजी कोई पॉलिटिक्स में आया है, चाहे अभी मैं बात करूंगा जनरल बीसी खंडूरी की, जनरल वीके सिंह की, राज्यवर्धन सिंह राठौर की, फिर मैं बात करना चाहूंगा, मैं फौजी मतलब एक प्रोफेशनल। देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो अपने सेक्रेटरी चुनता है, मिनिस्टर चुनता है, तो उसको कोई बंदिश नहीं है कि वो मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट के या सेनेट के या किसी के, वो किसी भी प्रोफेशनल को बना सकता है। हमारे यहाँ वो मेंबर पार्लियामेंट ही होना चाहिए। और मेंबर पार्लियामेंट, जब बीसी खंडूरी साहब वाजपेयी साहब के साथ पहली बार शायद एक मिनिस्टर को मिनिस्टर स्टेट बनाया उनको, और वाजपेयी साहब ने नारा दिया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाइए। और क्योंकि वो इंजीनियर्स के थे, कंस्ट्रक्शन में उनका एक्सपीरियंस था, जो फौज सड़कें वड़कें बनाते हैं इंजीनियर्स, तो उन्होंने ऐसा काम किया गुपचुप तरीके से, बिना किसी पब्लिसिटी के। जब रिजल्ट सामने आया तो वाजपेयी साहब को उनको यूनियन मिनिस्टर बनाना पड़ा। और बात मजेदार ये है कि उस कनेक्टिविटी को आज वाजपेयी जी के साथ जोड़ा जाता है, खंडूरी सिंह का नाम भी नहीं आता बीच में। स्टिल हम जानते हैं वो खंडूरी साहब की, उनको बाद में चीफ मिनिस्टर बनाया। दूसरा मैं आपको इसका देना चाहता हूं प्रोफेशनल में, डॉक्टर एस जयशंकर का। अब कुछ एक्स आर्मी वाले भी डिप्लोमेट्स बने हैं, काफी आगे हैं, हम काफी हमें जानते हैं, परंतु एक एक्सपर्ट है। आज देखिए हमारी डिप्लोमेसी कहां जा रही है, पर ऑपोजिशन ने तो क्रिटिसाइज करना ही करना है, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये आर्मी वाले या डिप्लोमेट्स के ऊपर जो अनड्यू प्रेशर पड़ता है, ये मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को अवॉइड करना चाहिए। और अगर स्पेशली भी आर्मी की बात करूं मैं, अब जैसे गलवान हो रहा है, अब एक पर्टिकुलर पार्टी नाम नहीं लेता, ये आपकी जमीन कितनी है, कहां पे है हमारे ट्रुप्स, कहां दे दी, अब जमीन डिस्क्लोज कर दूं तो दीज आर माय ऑपरेशनल प्लान्स। फिर भी मैं बोलता हूं डेमोक्रेसी है, हक है पूछने का। जब तक ऑपरेशन चल रहा है तब तक अपना मुंह बंद रखिए, जिस दिन ऑपरेशन खत्म होता है अगर उसमें गड़बड़ हुई है तो उखाड़ फेंकिए। परंतु 62 में आपने किया, 62 में आपने नेहरू जी को उखाड़ के नहीं फेंका, बल्कि उसकी ब्रूक हैंडरसन की जो रिपोर्ट है आज तक डिक्लासिफाइड नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, उसी तरह से रफेल की बात जैसे आती है जी, वो 1700 करोड़ रुपया कैसे हुआ, खा गए किकबैक्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी, किकबैक्स का सवाल ही कहां है। हो सकता है एक आदमी कोई पार्टी करा दी हो, किसी को दारू पिला दी हो, पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम ये कहना कि हमें बताइए कि 1700 करोड़ रुपए कैसे लगे उस जहाज के अंदर, इसका मतलब मुझे आपको बताना पड़ेगा मैंने इस जहाज में क्या क्या फिट कराया है। वो फिटिंग जो कराई है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या वेपन है या हार्डवेयर है, वो मेरी सिक्योरिटी नीड है। मैंने चाइना से, पाकिस्तान से छुपा के रखना है कि भाई इस जहाज के अंदर मैंने क्या छुपा के रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि 100% नहीं पता चलता, पता चल जाता है बाद में, पर मैं खुद ही आगे बखान करना शुरू कर दूं। और आप क्यों पूछ रहे हैं? कल को अगर मैं बता देता हूं कि हाँ जी 1700 करोड़ का ये ब्रेकडाउन है, उसके बाद आपके पास क्या जवाब है? आपने तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करा दी और आपको क्या हाथ लगा? मगर ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि जो आदमी नहीं समझता इस बात को, नॉन प्रोफेशनल है, वो कहेगा हाँ यार ये जहाज तो 1300 करोड़ रुपए का लिया था तब, और आज 1700 400 करोड़ कहां से गए? तो लॉजिक है, परंतु ये बात समझने की है। अब जर्नलिस्ट सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, आपकी बरखादा कारगिल में चली गई, हमें कितना नुकसान हुआ उसकी रिपोर्टिंग से, उसकी रिपोर्टिंग बंद करनी पड़ी। पाकिस्तानियों को जरूरत ही नहीं थी पता करने की कि इंडियन आर्मी कहां है, वो टेलीविजन पे आते थे। ताजमहल होटल में भी यही तो हुआ था, वो ताज में जब वो चल रही थी उनकी मुहिम, वो सब टीवी पे दिखाई जा रही। तो ये सब चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि प्रोफेशनल्स के साथ ड्यूरिंग द ऑपरेशन
इंटरमिंगल मत करो। अच्छा, मुझे एक मिनट बाद यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, कल तक मेरा जवान जो चुप रहता था, भोला भाला गांव का आदमी था और वो मेरी बात सुनता था, मैं उसको जब ट्रेन करता था वो सुनता था। आज जब वो टीवी पे देखता है वो टर्न करके मुझे पूछता है कि सर इन लोगों के लिए मैं यहाँ पे जान हथेली पे रख के बैठा हूं, अपने घर वालों से दूर, साल में सिर्फ 2 महीने घर जाता हूं मैं, अपनी बीवी बच्चे माता पिता भाई बहन को छोड़ के, और यहां सामने गोली चल रही है, कब गोला गिरेगा पता नहीं, मेरी लाश जाएगी तिरंगे में जाएगी कैसे जाएगी मुझे नहीं पता। उसके बावजूद ये पूछ रहे हैं कि मैं फेलियर हूं। अगर मान लो आपका पहले लड़ाई में बताइए, अगर एक आधा टैक्टिकल रिट्रीट करनी भी पड़े बड़ी बैटल जीतने के लिए, तो दैट इज पार्ट ऑफ द प्लान। अगर मैंने यहाँ 2 इंच जमीन छोड़ भी दी है, तो अगर आप मेरे पीछे पड़ जाएं, भाई तूने कैसे छोड़ी, क्या काम किया गोली के सामने, तो मेरा क्या मोराल रहेगा कि सर इनके लिए मैं जान दे रहा हूं, क्यों दूं सर मैं। अगर इसकी तरह की बात चलती रही तो कल को लोग आना ही बंद हो जाएंगे फौज के अंदर। तो ये चीजें मैं चाहता हूं कि पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। बस आखिर में एक मेरा सवाल है, क्या एक डॉक्टर बेटर हेल्थ मिनिस्टर बन सकता है? क्या एक सैनिक बेटर डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है? देखिए, जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, मेरे ख्याल में तो यही होना चाहिए, और वर्ल्ड ओवर जहां ये पॉसिबल है, जैसे यूएस में यही होता है। बट मैं ये नहीं कहता कि कोई जैसे धोती पहन के आते हैं ना, अब धोती वाले एक हमारे लीडर हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, तो हमने सोचा ये भी वैसा ही है, बट वो बड़े श्रूड निकले। बाद में पता चला कि वो तो आईआईटीएन है, तो आईआईटी में दिमाग वाले हैं, तो फिर वो धोती पहन के तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना कल तक। मैंने तो उनकी रिस्पेक्ट तब शुरू की जब मुझे पता चला कि यार ये तो धोती वाला नहीं है, ये आईआईटीएन है और श्रूड आदमी है, पॉलिटिक्स भी खेलता है और काम भी करता है। पॉलिटिक्स जो है वो खेलता है, वो पॉलिटिक्स में दिमाग लगा के करता है, तो दोनों चीजें चाहिए। मैं ड्रेस कोड की भी बात कर रहा था। नहीं, ड्रेस कोड मतलब धोती में देखो तो लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को चले जमा दिए थे। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं कि जिस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मैं राजस्थान गवर्नमेंट के साथ था, मैं सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द आर्मी एंड द सिविल लाइजेंस कॉन्फ्रेंस होती है, तो एक इसकी रिहैब अपने क्या बोलते हैं इसको, फ्लड कंट्रोल जो होता है ना, ये आपदा प्रबंधन, इसकी एक मीटिंग थी। उसको सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी चेयर कर रहे थे, तो मैं बाय वर्च्यू ऑफ एक्स ऑफिशियो आई वाज प्रेजेंट थे। वो आया दोपहर को 3 बजे, गर्मी थी, मंत्री जी आए, बिल्कुल कलफ लगी हुई, स्टार्च धोती कुर्ता फर्स्ट क्लास, 3.5 घंटे डिस्कशन हुई। मंत्री जी बस बोला गया अच्छा कर दीजिए। इसके अलावा उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, क्योंकि उनको कोई पता नहीं था कि आपदा प्रबंधन होता क्या है, क्या चीज इन्वॉल्व है। तो इस किस्म का मंत्री आपने बनाया है बिकॉज आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, आप चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, आपने अपने पार्टी के लोगों को पदे देने हैं क्योंकि वोट लेके आ रहे हैं। तो एक किस्म की मैं कहता हूं जनता के साथ नाइंसाफी नहीं कहूंगा, परंतु देश की जो प्रगति है वो थोड़ी सी, लेकिन अब राजनीति जो सोच है वो बदल रही है, जिस तरह आपने कहा। आई होप सो। हाँ बिल्कुल, आपके जो फौजी हैं वो आपको समझा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चेंज है। देखिए ना, जैसे अपने मोदी जी हैं, उन्होंने प्रोफेशनल्स पिकअप करने शुरू कर दिए हैं और उनको फुल फ्रीडम दे रहे हैं। पोलिटिकल विल जो बोलते हैं, जहां जहां अभी जैसे फॉरेन पॉलिसी की बात है, जयशंकर साहब हैं, इवन फॉर दैट मैटर बाकी जो इसरो की बात हो रही है, चांद पे जा रहे हो आप, आर्म फोर्सेस के लिए जो परचेजेस हो रही हैं, पहले तो एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का बाबू ही एक जनरल की नोटिंग भेजकर उसको निकाल देता था, तो अब वो नहीं हो रहा। तो प्रोफेशनलिज्म की कीमत है, परंतु अगर ये कीमत मोदी साहब पूरी लगाएं तो शायद कल उनकी कुर्सी टॉपल हो जाए। वैसे भी इस दुनिया में इस वक्त होड़ में लगी है, चाहे वो लेफ्टिस्ट विद इन द कंट्री हो, या इंडिया ब्लॉक वाले हों, या जॉर्ज सोरोस हो, CIA हो, चाइनीज हो, न्यूज क्लिक्स हो, यानी कि नाम लेता चला जाऊं, ISI हो, तो पता नहीं कहां मैं पहुंच जाऊं, सारे लगे हुए किसी तरीके से मोदी को फेंको। ज्यादा वक्त नहीं रहेगा, 4 तारीख पता चल जाएगा क्या हालात होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना, नमस्कार।